हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एमफिल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको नेट जेआरएफ प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आज मैं जितने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे 2020 से लिए गए हैं, ठीक है। और उससे पहले आप सभी को आंसर देना होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा और आप सभी को आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स टाइम मिलेगा और ऑप्शंस आपको खुद रीड करना होगा। एमफिल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो एमफिल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट फिलोसफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आता है, आप भी अगली बार ट्राई कर सकते हो। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। सो गाइज, आर यू रेडी? तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये एक मैच लिस्ट पूछा गया है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चंस को डील करने का बहुत ही आसान तरीका है कि एक को पकड़ो और बाकी सारे को एलिमिनेट करो। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लेट्स सी। तो देखो, कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ये क्या है कि एन आइडिया इज़ ट्रू इफ़ इट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द रियलिटी इट डिस्क्राइब्स, राइट। तो देखो, ए को 4 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। आप बी को देखो 3 से मिलाओ तो एन आइडिया इज़ ट्रू इफ़ इट इज़ इनकॉन्सिस्टेंट विद द टोटलिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ व्हिच इट इज़ अ पार्ट। और ये क्या हो जाएगा? ये कोहेरेंस थ्योरी हो जाएगा, राइट। आप देखो सी को 2, एन आइडिया इज़ ट्रू इफ़ इट हैज़ ए कैश वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? ये प्रैग्मेटिक थ्योरी हो जाएगा, राइट। और डी को 1 से देखो, एन आइडिया इज़ ट्रू इफ़ इट एक्सपेरिमेंटली वेरीफिएबल, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिविस्ट थ्योरी हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय प्रैग्मेटिज्म के सही रूप है? तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि प्रैग्मेटिक थ्योरी क्या है। तो आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखो, क्वेश्चन में प्रैग्मेटिज्म की बात हो रही है तो प्रैग्मेटिज्म तो रहेगा, राइट। और उसके साथ देखो रेडिकल एम्पिरिसिज्म और इंस्ट्रूमेंटलिज्म ये भी रहेगा। तो देखो ऑप्शन बी तो सही है, करेक्ट। और देखो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन बी के साथ और एक भी है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में देखो क्या है? रेडिकल एम्पिरिसिज्म, ये तो दोनों में सेम है, राइट। और फेनोमेनलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, फेनोमेनलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कैसे आएगा प्रैग्मेटिज्म में? ये तो नहीं आएगा, राइट। तो ऑप्शन ए को डिलीट कर दो। तो देखो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। प्रैग्मेटिज्म, रेडिकल एम्पिरिसिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटलिज्म, करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर द फीचर्स ऑफ सत्य और अहिंसा, ये किसकी विशेषताएं हैं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह किसने दी थी, मतलब किसका मूवमेंट है? ये महात्मा गांधी का मूवमेंट है, राइट। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इट इज़ एक्नॉलेज्ड दैट वेदास नॉर्मली डील विथ 4 सब्जेक्ट्स, ये माना जाता है कि वेद आमतौर पर 4 विषयों से निपटते हैं, वो कौन कौन सा है? यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विज्ञान, कर्म, उपासना एंड ज्ञान। इन चारों विषयों में वेद डील करता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर नॉन एटॉमिक अकॉर्डिंग टू वैशेषिका। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वैशेषिक के अनुसार गैर परमाणु है? मतलब कौन सा पदार्थ है जो वैशेषिक के अनुसार परमाणु नहीं है? सभी को आंसर करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो, वैशेषिक के अनुसार तो अर्थ, फायर, एयर, वाटर ये सारे तो परमाणु है, राइट। एटम्स है, एटॉमिक सब्सटेंस है,
लेकिन जो टाइम है वो नॉन एटॉमिक सब्सटेंस है, मतलब ये परमाणु नहीं है, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में क्या है, आर्गूमेंट्स दैट आर इंटेंडेड मेरीली टू सपोर्ट देयर कंक्लूजन्स एज प्रोबेबल और प्रोबेबली ट्रू आर कॉल्ड इंडक्टिव। और स्टेटमेंट 2 में है आर्गूमेंट बाय एनालॉजी इज अ टाइप ऑफ इंडक्टिव आर्गूमेंट। तो इन दो स्टेटमेंट में कौन सा सही है, ये आप लोगों को बताना होगा। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में, इन दोनों में तो जो इंडक्टिव आर्गूमेंट है, ठीक है, उसका ही डेफिनेशन दिया गया है, राइट। तो स्टेटमेंट्स दैट आर इंटेंडेड मेरीली टू सपोर्ट देयर कंक्लूजन्स एज प्रोबेबल और प्रोबेबली ट्रू आर कॉल्ड इंडक्टिव, ये तो बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 में क्या है कि आर्गूमेंट्स बाय एनालॉजी इज़ अ टाइप ऑफ इंडक्टिव आर्गूमेंट, ये भी सही है। तो देखो जब अब इंडक्टिव आर्गूमेंट की बात करते हैं तो हम पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। तो देखो राम इज़ मॉर्टल, सैम इज़ मॉर्टल, जोधू इज़ मॉर्टल, देयरफॉर ऑल मीन आर मॉर्टल। और जब डिडक्टिव आर्गूमेंट की बात करें तो ये जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जाता है। तो देखो ऑल मीन आर मॉर्टल, राम इज़ ए मैन, देयरफॉर राम इज़ मॉर्टल, राइट। तो ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू ह्यूम द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय। तो ह्यूम के अनुसार कारण और प्रभाव के बीच संबंधों की खोज किसके द्वारा की जाती है। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सपीरियंस। ह्यूम के अनुसार कॉज और इफेक्ट के बीच जो संबंध है उसको एक्सपीरियंस के द्वारा खोज की जाती है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो ये भी एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लिस्ट 1 में है माइंड एंड बॉडी आर इनसेपरेबल, माइंड एंड बॉडी आर सेपरेबल, माइंड इज बट बिहेवियरल डिस्पोजिशन, माइंड इज़ द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द होल एक्सपीरियंस। और लिस्ट 2 में है डेकार्ट्स, गिलबर्ट राइल, हुर्सल और एरिस्टोटल। तो देखो माइंड एंड बॉडी आर सेपरेबल, ये किसने कहा था, ये डेकार्ट्स ने कहा था, राइट। तो देखो बी को 1 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी, राइट। अब देखो माइंड एंड बॉडी आर इनसेपरेबल, ये किसने कहा है, ये एरिस्टोटल ने कहा है, इसको भी आप मिला सकते हैं। अब देखो माइंड इज़ बट बिहेवियरल डिस्पोजिशन, ये कौन सा हो जाएगा, ये गिलबर्ट राइल हो जाएगा। और माइंड इज़ द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द होल एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो ये हुर्सल हो जाएगा, राइट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन मिल्स मेथड ऑफ इंडक्टिव इन्फरेंस। तो निम्नलिखित में से मिल की जो इंडक्टिव इन्फरेंस है, ठीक है, इंडक्टिव अनुमान है, उसका जो विधि है उसमें कौन सा शामिल है। ए मेथड ऑफ एग्रीमेंट, बी मेथड ऑफ डिफरेंस, सी जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, डी मेथड ऑफ रेसिड्यूज और ई मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए बी सी डी ई, इन सभी ऑप्शन सही है। मिल ने जो 5 मेथड्स की बात करे थे इंडक्टिव इन्फरेंस में, वो ये सारे 5 मेथड्स हैं, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का पता लगाइए। ऑप्शन ए कॉन्वर्स ऑफ ए इज़ आई, क्या ये फॉल्स है। या फिर ऑप्शन बी इफ़ ए इज़ फॉल्स देन ओ इज़ ट्रू, क्या ये फॉल्स है। या फिर ऑप्शन सी ओवर्स ऑफ ओ इज़ आई, क्या ये फॉल्स है। या फिर ओवर्स ऑफ ई इज़ आई, ये फॉल्स है। काफ़ी सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है।
यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओवर्स ऑफ ई इज आई। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अब देखो, ई का जो ओवर्स है वो क्या होता है? वो ए होता है, आई नहीं होता है। आई किसका होता है? आई ओ का होता है, राइट। तो देखो, ई का जो एक स्टेटमेंट लेते हैं कि नो एस इज़ पी, राइट। तो इसका जो ओवर्ट होता है वो ए होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑल एस इज़ नॉन पी, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आश्रम धर्म इज, तो आश्रम धर्म का सही क्रम क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी को आंसर देना है, ठीक है, हरी अप। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो देखो, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, CABD, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द मेथड ऑफ ब्रैकेटिंग मीन्स, तो ब्रैकेटिंग का जो विधि है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर ऑप्शन बी, एलिमिनेशन ऑफ द फैक्चुअल डायमेंशन ऑफ आवर एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी, नो एलिमिनेशन ऑफ द फैक्चुअल डायमेंशन ऑफ आवर एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मतलब बी ओनली। तो देखो, एलिमिनेशन ऑफ द फैक्चुअल डायमेंशन ऑफ आवर एक्सपीरियंस, राइट। तो ये तो सही होगा, ब्रैकेटिंग। जो फैक्चुअल डायमेंशन है, ठीक है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसका ही तो हम एलिमिनेट करना चाहते हैं ब्रैकेटिंग के ज़रिए, राइट। तो ये जो ब्रैकेटिंग जो मेथड है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये हुर्सल ने इंट्रोड्यूस किया है, राइट। ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रेने डेकार्ड्स डिस्कवर्ड ए गॉड बियॉन्ड द आई एंड कोजिटो इन एंड थ्रो द रिफ्लेक्टिव एनालिसिस ऑफ द आइडिया ऑफ परफेक्शन इन हिम। तो रेने डेकार्ड्स ने मैं और कोजिटो से परे एक ईश्वर की खोज की और उसमें पूर्णता के विचार के चिंतनशील विश्लेषण की किस माध्यम से? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, ठीक है, जल्दी से उसको ढूंढो। तो देखो, क्वेश्चन में बोला था कि जो रिफ्लेक्टिव एनालिसिस ऑफ द आइडिया ऑफ परफेक्शन इन हिम, तो देखो रिफ्लेक्टिव है, राइट। तो ऑप्शन डी, डेकार्ड्स मेथड इज रिफ्लेक्टिव, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये बताओ कि डेकार्ड्स ने किस तरह का रिडक्शन किया है, मतलब फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन, या फिर रिडक्शन ऑफ सेंस डाटा, या फिर एपिस्टेमोलॉजिकल रिडक्शन, या फिर ओंटोलॉजिकल रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन को एक्सेप्ट किया है? तो देखो, डेकार्ड ने जो रिडक्शन को एक्सेप्ट किया है वो है एपिस्टेमोलॉजिकल रिडक्शन, राइट। और रिडक्शन ऑफ सेंस डाटा ये किसने एक्सेप्ट किया है? ये रसेल ने। और जो ओंटोलॉजिकल रिडक्शन है ये एसोसिएट है विथ बार्कले, राइट। और जो फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है वो तो हुर्सल होगा, राइट। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और ये ऑल्डो लियोपोल्ड के बारे में पूछा है। तो देखो, स्टेटमेंट 1, इकोसेंट्रिज्म asserts दैट आवर एथिकल ड्यूटीज आर लिमिटेड नॉट टू द ह्यूमन्स बट टू द इकोसिस्टम एज ए होल। और स्टेटमेंट 2 में क्या है? Ecocentrism asserts that ethical duties are limited to all living beings as all species have inherent value। एक हिंट दे रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो देखो, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं होगा और ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स भी नहीं होगा, राइट। तो देखो, इकोसेंट्रिज्म asserts that our ethical duties are limited not to the humans but to the ecosystem as whole। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है कि इकोसेंट्रिज्म asserts that ethical duties are limited to all living beings as all species have intrinsic value। तो देखो, यहाँ पर all living beings नहीं होता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Which one of the following represents modus ponens? तो निम्नलिखित में से कौन modus ponens का प्रतिनिधित्व करता है? मीन्स MP रूल का सही इस्तेमाल कहाँ पर हुई है ये आप लोगों को बताना होगा।
यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी ओनली। तो देखो, अगर हम लोगों ने इसको करेक्ट फॉर्म में सजाए तो ये क्या हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q, P देयरफॉर Q। और बाकी सारे ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो, ऑप्शन ए P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, राइट, ये तो कोई भी रूल ही नहीं है। अब देखो ऑप्शन सी P इम्प्लाइज नेगेशन Q, अब देखो नेगेशन Q इम्प्लाइज P, ये भी MP रूल का नहीं है। और देखो ऑप्शन डी P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू Q इम्प्लाइज P, ये भी नहीं है। अब देखो ऑप्शन ई P वैल Q, P देयरफॉर Q, ये भी MP रूल का कोई हिस्सा नहीं है। अब बचा कौन, ऑप्शन बी, राइट। तो देखो P इम्प्लाइज Q, P देयरफॉर Q, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस अप्लाइड इन फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। तो फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज में कौन सा दो अप्रोचेस है जो कि अप्लाई किया जाता है फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज में। यस, आइडियल एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज में आइडियल एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू पोजीशन अकॉर्डिंग टू कियरकेगार्ड। तो कियरकेगार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति है। द एसेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, ये क्या है। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द एसेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, ये क्या है, ये फ्रीडम है। अकॉर्डिंग टू कियरकेगार्ड द एसेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी इज फ्रीडम। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आइडेंटिफाई द फैलासी इन द फॉलोइंग रीजनिंग। तो इफ़ ए इज़ बी, इट इज़ बी, देन इट इम्प्लाइज ए। तो निम्नलिखित तर्कों में भ्रम की पहचान करें। यदि ए बी है, वो बी है, तो इसका मतलब वो ए है। ये कौन सा फैलासी होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फैलासी ऑफ एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। अब देखो, ये जो रीजनिंग दिया हुआ है इसको पहले हम लोग सजाते हैं। तो देखो, इफ़ ए इज़ बी, तो इसको हम लोगों को एजम्पशन करना होगा कि ए, इफ़ ए देन बी, राइट। तो ए इम्प्लाइज बी। अब देखो, इट इज़ बी, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी, देन इट इम्प्लाइज ए, देयरफॉर ए। अगर हम लोग यहाँ पर MP रूल को इस्तेमाल करें तो देखो, ए इम्प्लाइज बी, बी देयरफॉर ए, ये तो नहीं हो रहा है, राइट। तो जो MP रूल है वो क्या होगा, ए इम्प्लाइज बी, ए देयरफॉर इट इम्प्लाइज बी। तो देखो ऑप्शन बी, फैलासी ऑफ एफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। तो कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या है कि लास्ट में जो निकल के आता है। तो यहाँ पर देखो, लास्ट में जो निकल के आया है वो क्या है, वो ए, ये जो कि नहीं होना चाहिए था, राइट, वो बी होना चाहिए था। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डू यू थिंक दैट द नेति टेक्निक ऑफ वेदांतो इज। आपको क्या लगता है कि जो वेदांतो की नेति टेक्निक है वो क्या है। नेति टेक्निक मीन्स ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, ये सबको एक एक करके रिजेक्ट करके आते हैं। तो ये क्या होगा। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फेनोमेनोलॉजिकल। तो ये जो नेति टेक्निक है वेदांत का, ये फेनोमेनोलॉजिकल है, राइट। ये जो वेदांत का नेति टेक्निक है ये ना तो कोई डिस्क्राइब करता है और ना ही कोई एनालिसिस करता है और ना ही कोई ये कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात करता है। ये सिर्फ और सिर्फ फेनोमेना की बात करता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है और लिस्ट 1 में है पैरेललिज्म, ओकेशनलिज्म, इंटरेक्शनिज्म और एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। और लिस्ट 2 में है मेल ब्रांड्स, डेकार्ट्स, हेगेल और लाइबनिज। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
तो फ्रेंड्स पैरेललिज्म ये किसने दिया था, ये लाइबनिज ने दिया था, राइट। तो ए को 4 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो इंटरेक्शनिज्म, इसको 2 से मिलाओ, देखो डेकार्ट्स, राइट। अब देखो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, ये कौन सा हो जाएगा, ये हेगल हो जाएगा। और ओकेशनलिज्म ये क्या हो जाएगा, ये मेलब्रंस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये भी एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट 1 में है टू बी इज़ टू बी वेरीफाइबल, टू बी इज़ टू बी फॉल्सिफाइबल, टू बी इज़ टू बी यूजफुल और टू बी इज़ टू बी हर्मेन्यूटिकल, राइट। और लिस्ट 2 में है डिल्थी, CSPs, कार्ल प्रॉपर और AJAR। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखो टू बी इज़ टू बी वेरीफाइबल ये किसने दिया था, ये AJAR ने दिया था, राइट। तो ए को 4 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो बी को 3 से, टू बी इज़ टू बी फॉल्सिफाइबल ये कार्ल प्रॉपर ने दिया है, राइट। आप देखो सी को 2 से, टू बी इज़ टू बी यूजफुल ये CS पिट्स ने दिया है, राइट। और ऑप्शन डी को 1 से मिलाओ तो देखो टू बी इज़ टू बी हार्मेन्यूटिकल ये डिल्थे ने दिया है। ये आपने कॉपी में लिख लो, यहाँ पर बहुत सारे नया कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये भी एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, तो ये सब्सटेंस के बारे में पूछा है, तो ध्यान से इसको मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में है सब्सटेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, ऑप्शन बी में है सब्सटेंस इज़ ए सब्जेक्ट, सब्सटेंस इज़ कॉजा सुई, सब्सटेंस इज़ विंडोलेस। और लिस्ट 2 में है लाइबनिज, एरिस्टोटल, डेकार्ट्स और स्पिनोजा। तो देखो सब्सटेंस इज़ विंडोलेस ये किसने बोला है, ये लाइबनिज ने बोला है, राइट। तो डी को 1 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो ए को 3 से, सब्सटेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग ये किसने बोला है, ये डेकार्ट्स ने बोला है, राइट। और सब्जेक्ट, सब्सटेंस इज़ ए सब्जेक्ट ये किसने बोला है, ये एरिस्टोटल ने बोला है। और सब्सटेंस इज़ कॉजा सुई ये किसने बोला है, ये स्पिनोजा ने बोला है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको भी आपने कॉपी में नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए, फॉर प्लेटो ऑब्जेक्ट्स given to sensory experience are real. Option B, for Plato forms that are intellectually grasped are real. Option C, for Plato forms are eternal and changing. Option D, for Plato opinions are the basis of our true knowledge. Option E, for Plato objects that are given to both sensory experience and intellectual grasp are true. तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओनली बी इज़ ट्रू। तो देखो फॉर प्लेटो फॉर्म्स आर द इंटेलेक्चुअली ग्रास्प्ड आर रियल, जो फॉर्म है वो तो इंटेलेक्चुअल होगा, राइट। ये सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप देखो ये इटर्नल और चेंजिंग की बात भी नहीं किया है, और जो ट्रू नॉलेज है उसके बारे में तो ओपिनियन की बात तो नहीं किया है, राइट। तो ओपिनियन को तो उन्होंने रिजेक्ट किया है। और जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेंसरी एक्सपीरियंस और इंटेलेक्चुअली ग्रास्पिंग ये नहीं होगा, राइट। ये जो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअली होगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मीन्स बी ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये एक स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है कि लाइबनिज फेमस स्टेटमेंट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स स्टेट्स दैट द मोनाड्स डू नॉट डिफर द डिग्री ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, राइट। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है कि लाइबनिज फेमस स्टेटमेंट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स states that the monads differ in the degree of their representation of the universe.
तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स भी नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है कि लाइबनिज फेमस स्टेटमेंट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स states that the monarchs differ in the degree of their representation of the universe, right। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन में क्या बोला है, गांधी आइडेंटिफाइज गॉड विथ ट्रूथ, और रीजन में क्या बोला है, ट्रूथ इज़ यूनिवर्सल एंड ऑल परवेसिव। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन और रीजनिंग आर करेक्ट एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखो गांधी आइडेंटिफाइज गॉड विथ ट्रूथ, ये तो बिल्कुल सही है, और रीजन क्या है कि ट्रूथ इज़ यूनिवर्सल एंड ऑल परवेसिव, ये भी सही है। और देखो ये इसके बीच प्रेम संबंध है, राइट। तो गांधी आइडेंटिफाइज गॉड विथ ट्रूथ बिकॉज ट्रूथ इज़ यूनिवर्सल एंड ऑल परवेसिव, परवेसिव मीन्स व्यापक, राइट। अब नेट एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है, और कोई भी नया टॉपिक मत उठाओ, ये हमारा रिक्वेस्ट है, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी क्विज होता है, और हमारा फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी को लाइक शेयर और फॉलो करके रखो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये JNU का जो एमफिल एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ 25 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने करेक्ट मार्क किया है। इसी तरह अपना प्रिपरेशन को आगे लेकर चलिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।